Hello students, I am your Kapil sir and today we will discuss the topic measures to correct deficient demand. As we know कि deficient demand क्या होता है, हम इससे previous class में डिस्कस कर चुके हैं कि deficient demand होता क्या है। जब हमारी aggregate demand full employment equilibrium level की डिमांड से कम होती है, उस सिचुएशन को हम deficient demand बोलते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी प्रेशर को क्रिएट करती है। टू कंट्रोल द डिफ्लेशनरी प्रेशर, गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक टेक सम करेक्टिव मेजर्स which is included under the policies. These are fiscal policies and the monetary policy. So गवर्नमेंट डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज को यूज करती है। वो पॉलिसीज हैं फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी है क्या। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है। उस टैक्सेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। और जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है तो ऑटोमेटिकली डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन सॉल्व होती है। यानी कि अगर मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है या एक्सेस डिमांड है तो उसको गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी में चेंज करके क्या करता है, करेक्ट करता है। तो अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स आते हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए या गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है डेवलपमेंटल वर्क के लिए, वो सभी फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आते हैं। और जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है, रेवेन्यू जनरेशन करने की पॉलिसी है, वो भी फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है। तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करके डेफिशिएंट डिमांड जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स पर, डेवलपमेंटल वर्क पर स्पेंड करती है। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है। और जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है फॉर कंस्ट्रक्शंस वर्क, फॉर रेलवेज, फॉर रोडवेज, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट होता है और इससे लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है। और जब लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है देन दे स्टार्टेड टू स्पेंडिंग मोर, और इस कंडीशन में वो एनकरेज होते हैं ज़्यादा डिमांड करने के लिए। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने लगती है और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो सॉल्व होती है। फिस्कल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। जो हमारा दूसरा मेजरमेंट है डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने का, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक की मनी पॉलिसी आती है जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक या हम बोल सकते हैं आरबीआई इंडिया के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। बिकॉज जब मनी सप्लाई कम होती है तो डिमांड्स भी कम होती है और डेफिशिएंट डिमांड जैसी सिचुएशन आती है। सो आरबीआई क्या करेगा, इस सिचुएशन में मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। तो उसके करेक्टिव मेजर्स मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के होंगे या क्रेडिट क्रिएशंस को बढ़ाने के होंगे। इन दिस सिचुएशन आरबीआई इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाए। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की पॉलिसीज आती हैं। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है इकोनॉमी के अंदर अपनी पॉलिसीज के थ्रू। तो आरबीआई मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स को यूज करता है। वो दो मेजरमेंट्स हैं। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट and the second instrument is qualitative instrument. According to the quantitative instrument, we included the three instruments to control the deficient demand. So economy में deficient demand को control करने के लिए तीन instruments को use किया जाता है आरबीआई के थ्रू या हम बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू। ठीक है,
इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, मनी सप्लाई मार्केट में कम होती है, तो आरबीआई का एम क्या है? आरबीआई का एम है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाए। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई अपने 3 इंस्ट्रूमेंट यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगी, और उस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आरबीआई यूज करती है, बैंक रेट को कम कर देती है, परचेज करना स्टार्ट कर देती है सिक्योरिटीज को, एंड एलआरआर यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देती है। तो सबसे पहले हम यहां ये समझ लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली बैंक रेट। व्हाट इज एग्जैक्टली बैंक रेट? क्योंकि हम जानते हैं कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है। जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाती है अपने डेट्स का पेमेंट करने के लिए, या कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंस की जरूरत होती है, इन दिस सिचुएशन आरबीआई ग्रांट्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक, ओके, फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कमर्शियल बैंक्स को लोन ग्रांट करती है अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। सो बैंक रेट बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस की इंटरेस्ट रेट होती है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ग्रांट करती है उनकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सेम एज मैनर एक और वर्ड आता है, वो है रेपो रेट। सो व्हाट इज एग्जैक्टली रेपो रेट? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन देती है। यानी कि रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस की इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को ग्रांट करती है। ठीक है, तो इस तरह से बैंक रेट लॉन्ग टर्म फाइनेंस की इंटरेस्ट रेट है एंड रेपो रेट शॉर्ट टर्म फाइनेंस की इंटरेस्ट रेट है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लोन ग्रांट करती है। एंड सेम एज मैनर अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को परचेज करना और सेल करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और इस तरह से ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को बाय और सेल करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड के केस में आरबीआई सिक्योरिटीज को, ठीक है, किस तरह से सिक्योरिटीज को बाय करके या सेल करके कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्रीज इन एलआरआर। एलआरआर बेसिकली होता है लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। हम सभी जानते हैं कि कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स सच एज सेविंग अकाउंट, नेट टाइम डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट। सो हम सभी जानते हैं इन तीनों फॉर्म्स में कमर्शियल बैंक सेविंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, और कमर्शियल बैंक्स का एक और वर्क है वो ये है कि उन डिपॉजिट्स में से कमर्शियल बैंक्स लोन भी एडवांस करते हैं, यानी कि लोन भी देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितने डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स हैं, कमर्शियल बैंक सभी डिपॉजिट्स को एज अ लोन ग्रांट नहीं कर सकते। कुछ पार्ट उन टोटल डिपॉजिट्स का कमर्शियल बैंक को एज रिजर्व रखना पड़ता है। कमर्शियल बैंक उन टोटल डिपॉजिट्स का जो पार्ट रिजर्व के तौर पर रखती है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और आरबीआई, उसे हम लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो is a part of total deposit which is kept by commercial bank with RBI and itself. So it is a part of the total deposits which is kept as reserve by the commercial bank with itself and with RBI. तो LRR का कुछ पार्ट सेंट्रल बैंक खुद भी रखता है, LRR का कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक खुद भी रखता है और RBI के पास भी रखवाता है। तो LRR का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है उसे हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड जो पार्ट कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है
जो टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक अपने साथ रखता है उसे हम SLR बोलते हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो टोटल डिपॉजिट्स का वो परसेंट है जो एज अ रिजर्व कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है ताकि वो अपने कस्टमर्स की डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। और CRR कमर्शियल बैंक्स RBI के पास रखता है अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक पर्टिकुलर परसेंट एज रिजर्व। सो अभी हम ये समझते हैं कि RBI क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके RBI या सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है विद द 3 हेड्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं डिक्रीज इन बैंक रेट। एज वी नो कि कमर्शियल बैंक का लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स होता है RBI। तो जब कमर्शियल बैंक अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फेल होती है तो वो RBI या सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। तो सेंट्रल बैंक जिस रेट से लॉन्ग टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए जिस इंटरेस्ट रेट से लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। तो RBI जो लोन, ठीक है, RBI जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, उस रेट को हम बैंक रेट बोलते हैं। तो अगर RBI बैंक रेट की इंटरेस्ट को यानी कि बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा इन केस ऑफ लोअर मनी सप्लाई इन द मार्केट, अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम है उस केस में मनी की एबिलिटीज को बढ़ाना है। तो अगर RBI बैंक रेट को डाउन कर देगा तो बैंक रेट को डाउन करके या बैंक रेट को कम करके मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि जब RBI बैंक रेट को डाउन करेगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगी बिकॉज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और जो पर्टिकुलर जनरल पब्लिक है वो भी कमर्शियल बैंक से ज्यादा लोन लेगी। और जब कमर्शियल बैंक से ज्यादा लोन लेगी तो कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इन दिस सिचुएशन कमर्शियल बैंक टेकिंग मोर लोन्स, और जब ज्यादा लोन लेगी और ज्यादा लोन पब्लिक को देगी तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। इन दिस सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगी बिकॉज जब ज्यादा मनी सप्लाई होगी पब्लिक के पास तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और जब इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगी। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड मनी सप्लाई मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर कम होती है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए RBI अपनी सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक में और कमर्शियल बैंक में ओपनली परचेज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जब बेसिकली RBI पब्लिक से सिक्योरिटीज को परचेज करेगी तो RBI क्या करेगी, मनी को पब्लिक को देगी। जब सिक्योरिटीज को परचेज करेगी तो मनी सप्लाई पब्लिक के पास ज्यादा बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली डेफिशिएंट डिमांड सॉल्व होगी, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जा सकता है जब RBI पब्लिक से सिक्योरिटीज को परचेज करने लगे, कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज को परचेज करने लगे तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने लगेगी। इन दैट मैनर RBI can control the money supply। and the next instrument is decrease in LRR, legal reserve ratio। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जिस रेशियो लीगल रिजर्व रेशियो टोटल डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक अपने साथ और RBI के साथ एज रिजर्व रखती है। तो जब ज्यादा रिजर्व रखा जाएगा यानी कि जब लीगल रिजर्व रेशियो
का परसेंटेज ज्यादा होगा तो अवेबिलिटीज ऑफ क्रेडिट कम होगी, और जब लीगल रिजर्व रेशियो का परसेंटेज कम होगा तो अवेबिलिटीज ऑफ क्रेडिट ज्यादा होगी। बिकॉज जब कम पैसा या कम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स रिजर्व में रखवाया जा रहा है तो ज्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एज लोन ग्रांट किया जा रहा होगा, और जब ज्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एज लोन ग्रांट किया जा रहा है, इन दिस सिचुएशन मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होगी, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड भी राइज होने लगेंगी, और जब एग्रीगेट डिमांड राइज होंगी तो डेफिनेटली डेफिशिएट डिमांड कंट्रोल होगी। सो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई कैन एबल टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को डिक्रीज कर देगी जिससे पब्लिक एनकरेज हो ज्यादा लोन्स लेने के लिए। सेकेंड थिंग, परचेज करना स्टार्ट करेगी सिक्योरिटीज को, जिससे कि पब्लिक के पास ज्यादा अवेबिलिटीज ऑफ फाइनेंस आए या कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा अवेबिलिटीज ऑफ मनी आए, और जब ज्यादा अवेबिलिटीज ऑफ मनी आएगी तो वो डेफिनेटली ज्यादा लोन ग्रांट भी करेंगे, और जब ज्यादा मनी सप्लाई होगी मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। एंड सेम एज थर्ड वन कि जब ज्यादा रिजर्व रखा जाता है तो मनी सप्लाई कम होती है, और जब कम रिजर्व रखा जाएगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि कम रिजर्व रखा जा रहा है तो ज्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स लोन की तरह दिया जा रहा है, और जब ज्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स लोन की तरह दिया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर तो ऑटोमेटिकली डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगी, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने लगेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो आरबीआई के अभी हमने स्टडी किया क्वालिटेटिव, अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने स्टडी किया और अभी हमने डिस्कस किया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है या फिर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में चेंज करती है उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई और द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आरबीआई तीन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है, क्वालिटेटिव 3 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। द फर्स्ट वन इज decrease in marginal requirement, and the second one is advice to increase lending, and the third one is selective credit control। सबसे पहले हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड्स दे रखे हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट या एडवाइस टू इंक्रीज लैंडिंग या मोरल सेशन या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट राशनिंग जैसी चीजें होती क्या है। सो मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, मार्जिन जो वर्ड है उसका मतलब है कमर्शियल बैंक जो असेट्स को एज अ मॉर्गेज रखती है, जो सिक्योरिटी को एज अ मॉर्गेज रखती है, उसकी मार्केट वैल्यू और जो लोन का अमाउंट ग्रांट करती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं या मार्जिन बोलते हैं। जनरली जो मार्केट वैल्यू होती है सिक्योरिटीज की वो कहीं ज्यादा होती है उस अमाउंट से जो एज अ लोन ग्रांट किया जा रहा है। तो ऐसा बैंक इसलिए करती है ताकि बैंक अपनी इंटरेस्ट को उसमें से निकाल पाए अगर जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाता, तो उसकी सिक्योरिटीज को सेल करके या ऑप्टेट करा के वो उस इंटरेस्ट के अमाउंट को निकाल सके। इन दिस सिचुएशन
अगर मनी सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन को बढ़ा देगा जिससे कम लोन ग्रांट किया जाए एज लोन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब अगर डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो हम सभी जानते हैं डेफिशिएंट डिमांड तब आती है जब मनी सप्लाई कम हो मार्केट के अंदर। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए कम मार्जिन रखा जाए और ताकि ज्यादा लोन ग्रांट किया जा सके। अगर कोई भी पर्सन 1 लाख रुपीस की सिक्योरिटी ऑफर करता है और उसको 70,000 का लोन दिया जाता है तो मार्जिन हमारा 30,000 का रखा जाता है। यहां पर जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना ही लोन कम ग्रांट किया जाएगा। अगर हम वहीं उस 70,000 की जगह 80,000 का लोन दें यानी कि 20,000 एज मार्जिन रखें तो ऑटोमेटिकली जो लेंडिंग का अमाउंट है यानी कि जो लोन ग्रांट किया जा रहा है वो ज्यादा अमाउंट का किया जा रहा है। और जब ज्यादा अमाउंट का लोन ग्रांट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाती है और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होती है। तो जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल की जा सकती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मोरल सजेशन या एडवाइस टू एनकरेजिंग लैंडिंग। तो इस सिचुएशन में जब मनी सप्लाई कम होती है और एग्रीगेट डिमांड कम होती है यानी कि डेफिशिएंट डिमांड के केस में मनी सप्लाई मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर कम होती है, जिस वजह से आरबीआई ये चाहती है कि मनी सप्लाई या अवेलेबिलिटीज ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो। उस सिचुएशन में वो एडवाइस करती है कमर्शियल बैंक्स को, वो एडवाइस करती है कमर्शियल बैंक को, प्रेशर डालती है कमर्शियल बैंक के ऊपर, ठीक है, और उनको सजेस्ट करती है कि वो ज्यादा लोन ग्रांट करें और अवेलेबिलिटीज ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करें ताकि जो आरबीआई की मनी पॉलिसी है वो एक्शन में आ सके और मनी सप्लाई मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज की जा सके ताकि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जा सके और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। सो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई एनकरेज करती है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, कि वो अपनी मनी सप्लाई को इंक्रीज करें, ज्यादा लोन ग्रांट करें, उन्हें एडवाइस करती है कि वो ज्यादा लोन ग्रांट करें, ठीक है, उन्हें प्रेशर डालती है कि वो ज्यादा लोन ग्रांट करें ताकि वो उस पर्टिकुलर मनी पॉलिसी को एक्शन में लेकर आ सकें। क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही मनी सप्लाई को इंप्लीमेंट कराती है, तो कमर्शियल बैंक का एक बड़ा रोल है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का इकोनॉमी के अंदर। बिकॉज जो भी पॉलिसीज हमने यहाँ पर पढ़ी हैं वो जनरली आरबीआई टू कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक ही सर्कुलेट कर रहा है मनी को मार्केट के अंदर, तो इस तरह से कमर्शियल बैंक का एक बड़ा रोल बनता है यहाँ मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या हम बोल सकते हैं क्रेडिट राशनिंग। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग एक ऐसा वे है जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई डायरेक्शन देती है कमर्शियल बैंक्स को कि वो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन पर्पस के लिए लोन देगी और इन पर्पस के लिए लोन नहीं देगी, कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए लोन नहीं देगी और इन कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए लोन देगी। सो अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट राशनिंग पॉलिसी आरबीआई डायरेक्शन देती है सभी कमर्शियल बैंक्स को कि वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही लोन ग्रांट करेगी और कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए लोन ग्रांट नहीं करेगी। यानी कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि सिर्फ इन पर्पसेस के लिए या स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए ही लोन देना है कमर्शियल बैंक्स को। तो जब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक कम लोन ग्रांट कर पाते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटीज ऑफ क्रेडिट सभी सेक्टर्स में या सभी सेक्टर्स के लिए या सभी पर्पसेस के लिए नहीं रहती। इन दिस सिचुएशन अगर डेफिशिएंट डिमांड की बात करते हैं
तो मनी सप्लाई कम रहती है मार्केट के अंदर। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जो क्रेडिट राशनिंग पॉलिसी है, आरबीआई उस क्रेडिट राशनिंग पॉलिसीज को विड्रॉल कर लेती है और एफर्ट्स करती है कि क्रेडिट सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन या मनी सप्लाई इंक्रीज किया जा सके इकोनॉमी के अंदर। तो जब क्रेडिट क्रिएशंस को बढ़ाना है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है या मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो आरबीआई जो क्रेडिट राशनिंग पॉलिसी है उसको विड्रॉल कर लेगी, जिससे कि मनी सप्लाई इंक्रीज की जा सके और एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि डेफिशिएंट डिमांड जैसी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पढ़ा कि हम किस तरह से डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। सो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो देखिए, डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक्चुअल डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल की डिमांड से कम होती है। इन दिस सिचुएशन डिफ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी के अंदर अराइज होता है, तो यहां पर गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक का एक बड़ा रोल रहता है उस डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने का। तो आरबीआई और गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई और गवर्नमेंट अपने दो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है, वो है फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टैक्सेशन को डिसाइड करती है, अपने रिसीट्स को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करती है या इंक्रीज करती है। ये सब फिस्कल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आता है। फिस्कल पॉलिसी को जनरली हम लोग बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सिंपल सी चीज है, अपने स्पेंडिंग में चेंज करती है, अपने खर्चों में चेंज करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आरबीआई एबिलिटीज ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करती है, जिससे कि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। सो गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को इंक्रीज कर लेती है इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, और जब गवर्नमेंट के स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में इनकम इकोनॉमी के अंदर ज्यादा जनरेट होती है, और जब इनकम जनरेट होती है तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज होती है और डिमांड्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगती है। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली डेफिशिएंट डिमांड जैसी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, तो वो पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई अडॉप्टेड द टू इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है जिससे कि डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो, तो आरबीआई दो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड द सेकंड वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में तीन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बैंक रेट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज या ओपन मार्केट ऑपरेशन बोल सकते हैं, और थर्ड वन इज डिक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो। हम सभी जानते हैं कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रेट है, जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस ग्रांट करता है या लोन ग्रांट करता है। तो अगर आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर लेगा, अगर आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर लेगा, इन दिस सिचुएशन कमर्शियल बैंक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिक्रीज कर देंगे। तो जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगी, इन दिस सिचुएशन जो पर्टिकुलर पब्लिक है वो एनकरेज होगी ज्यादा लोन लेने के लिए, और जब ज्यादा लोन लिया जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, तो उस सिचुएशन में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली डिमांड्स भी इंक्रीज हो जाएंगी और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगी। सेम केस रेपो रेट के केस में रहता है। और अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन दिस सिचुएशन आरबीआई सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट से परचेज करना स्टार्ट करती है फ्रॉम पब्लिक एंड द कमर्शियल बैंक। तो जब फ्रॉम पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक वो सिक्योरिटीज को परचेज करती है तो अवेलेबिलिटीज ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है कमर्शियल बैंक्स के पास एंड पब्लिक के पास। इस सिचुएशन में क्रेडिट का क्रिएशन या मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होने लगती है, जिससे कि डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। अब आते हैं हम डिक्रीज इन LRR
यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट है जो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पर हर एक कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व, एक पर्टिकुलर परसेंट एज अ रिजर्व अपने पास रखता है और आरबीआई के पास रखता है, उसे हम लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं। बेसिकली एलआरआर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सीआरआर एंड द सेकंड वन इज एलआरआर। सीआरआर आरबीआई टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाते हैं उसे हम सीआरआर बोलते हैं, और टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं उसे हम एसएलआर बोलते हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। तो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, मनी सप्लाई कम होती है मार्केट के अंदर और आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आरबीआई जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो लीगल रिजर्व रेशियो है उसको कम कर दिया जाए, जिससे कि कम अमाउंट टोटल डिपॉजिट्स का एज रिजर्व रखा जाए और ज्यादा अमाउंट ग्रांट किया जाए एज लोन। सपोज दैट कि अगर बैंक्स की डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स हैं 1000, इन दिस सिचुएशन अगर हम 20% रिजर्व रखते हैं, सो 200 रिजर्व रखेंगे एंड 800 लोन की तरह ग्रांट करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी टोटल डिपॉजिट्स का 10% रिजर्व में रखते हैं, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि कमर्शियल बैंक्स अपनी टोटल डिपॉजिट्स का 10% रिजर्व में रखती है एंड रिमेनिंग पार्ट लोन में देती है, तो आप देख सकते हैं कि एलआरआर के कम होने से लोन जो ग्रांट किया जा रहा है वो ज्यादा ग्रांट किया जा रहा है, यानी कि अवेलेबिलिटीज ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। सो इन दिस मैनर आरबीआई कैन एबल टू कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड बाय डिक्रीजिंग बैंक रेट, परचेज द सिक्योरिटीज एंड डिक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो। And now we will discuss the qualitative instruments which is adopted by RBI for control the deficient demand. So now we will discuss. So next topic is qualitative instrument. Qualitative instruments में तीन instruments RBI adopt करता है। First instrument है decrease in marginal requirement. Second है moral suasion जिसमें आता है advice to increasing lending in case of deficient demand. And the third one is selective credit control और credit rationing policy. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट मार्जिनल रिक्वायरमेंट है क्या। मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो मार्केट वैल्यू है सिक्योरिटीज की और जो लोन ग्रांट किया जा रहा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर मार्जिन ज्यादा होगा तो लोन कम ग्रांट किया जाएगा और मार्जिन कम होगा तो लोन ज्यादा ग्रांट किया जाएगा। तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में मनी सप्लाई को हायर करने के लिए मार्जिन की वैल्यू को इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज कर दिया जाता है। तो मार्जिन की वैल्यू को इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड मार्जिन की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाता है जिससे कि अवेलेबिलिटीज ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज किया जा सके। सो जब हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देते हैं तो अवेलेबिलिटीज ऑफ क्रेडिट या मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने लगती है और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाती है। सेकेंड वन इज एडवाइस टू इंक्रीजिंग लैंडिंग, यानी कि दिस सिचुएशन इज मोरल सुशन जिसमें आरबीआई रिक्वेस्ट करती है, सजेस्ट करती है, एडवाइस करती है और प्रेशर भी डालती है कमर्शियल बैंक्स पर कि वो ज्यादा लैंड करें और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज कराएं ताकि उसकी जो मनी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो एक्शन में आ सके और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। थर्ड सिचुएशन आती है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को सजेस्ट करती है कि वो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए या सर्टेन पर्पसेस के लिए लोन देगी या नहीं देगी। इस सिचुएशन में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई जो क्रेडिट राशनिंग पॉलिसी है उसको विड्रॉल कर लेती है और जो अपना कंट्रोल है उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में या सर्टेन पर्पसेस के लिए उसको भी विड्रॉल कर लेती है और एनकरेज करती है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, जिससे कि वो उसके साथ ज्यादा मनी सप्लाई को इंक्रीज कर पाए और क्रेडिट की क्रिएशन को इंक्रीज कर पाए। इन
In this manner, RBI can able to control the situation of deficit demand. तो आज की क्लास में हमने समझा कि कैसे आरबीआई और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को या फिर डेफिशिएंट डिमांड को. आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.